पुरत की रक्षा हम करते, किसी से हम नहीं डरते। तो हम पुरत के प्रेरी भी हैं, लेकिन फिर भी हमको जो है पीछे किया जा रहा है। वीर नारियों को लगा के और जो सैनिक हैं, तो भारत और नेपाल को मिला के अभी 48,000 समथिंग है हमारे पास। कार्रवाई हम पूरी जो है डिफेंस की कर रहे हैं और हमको जो है वेलफेयर जो है वो सीपीओ का दिया जा रहा है। म्यांमार बॉर्डर जो है हमारे पास है, बर्मा बॉर्डर हमारे पास है। सर, इतने तमगे लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी न्याय की मांग को लेकर के लड़ रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद संभवतः वो जोश नहीं रह गया है, इसीलिए तो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। हम लोग अब तादाद में तकरीबन 40,000 हो चुके हैं। अब संगठन के माध्यम से क्या दबाव बनाया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की आज एक महत्वपूर्ण बैठक रुद्रप्रयाग में संपन्न हुई है। ये चीजें विचार करने का जरूरी है। 6 महीने हो गया, मेरा कागज नहीं बना है, मेरा पैसा नहीं मिला, मेरा कागज नहीं आया, कार्ड नहीं मिला, ऐसी बातें नहीं चली। सबसे पहले समुदाय प्रणाम। बहुत खुशी बात है कि आसाम राइफल जौन जो अपना खून पसंद है एकत्र करता है, आसाम राइफल का आखिर बड़ा है। और आज वो वीर नारी होता है, उतना पेंशन नहीं मिली, उतना वो फैसिलिटी नहीं होनी, न जाने वो बच्चा कोक्शन। तो वहाँ वैसे ही टीम या खाई से जो मेहनत करे वो मेहनत है, तो वो आखिर क्यों ये बैठक बुलाई गई है, क्या इसका उद्देश्य है? तमाम जो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं इस समय। सर, चुनाव इन दिनों चल रहे हैं आम लोकसभा के, ऐसे में सारे के सारे जो पूर्व सैनिक हैं आसाम राइफल के वो इकट्ठा हुए हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएं? देखो, जो पहले तो मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। हम लोग जो हैं असम राइफल्स पूर्व सैनिक संगठन है, देहरादून से मैं आया हूं, मेरे स्टाफ आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों का बहुत पहले से जो है हमको बुलाने का वो था, इरादा था कि यहाँ पर जो मेंबरशिप हमारा एक तो जो है कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली में जो है केस चल रहा है, उसके बावजूद जो जब भी हम हायरिंग में जाते हैं तो वहाँ मेंबरशिप पूछी जाती है। तो हमारे पास लगभग अभी जो मेंबरशिप है पूरे भारत और नेपाल लगा के अभी हमारे पास करीबन 48,000 लोग हैं, वीर नारियों को लगा के और जो सैनिक हैं, तो भारत और नेपाल को मिला के अभी 48,000 समथिंग है हमारे पास। तो इसमें काफ़ी लोग जो हैं वंचित थे, उनको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि हमारा एक संगठन मजबूत हो, सबको इसका फ़ायदा मिले। जो हमारी डबल कमांड के प्रति जो लड़ाई हो रही है, जो हमें डबल कमांड कर रहे थे कि 3 साल आते थे फिर चले जाते थे, तो असम राइफल्स का जो है इस प्रकार से शोषण किया जाता था। तो अभी मैं समझता हूं कि जो कोर्ट का जो फैसला आएगा वो MOD के प्रति आएगा। मैं आशा और विश्वास करता हूं अपने हाई कोर्ट से, और अगर हाई कोर्ट नहीं करता तो हम आगे कदम रखेंगे, जंतर मंतर पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां तक भी पहुंचेंगे। मुख्य जो मांगे हैं आपकी वो क्या है? मुख्य मांग ये है डबल कमांड से जो है हमें एक ही कमांड में रखा जाए। अभी जो वर्तमान में है सबसे पुरानी फोर्स है हमारी, 1835 की फोर्स है। तो तब से जो है हमारे साथ जो है ये छलकपट होते आ रहा था और इस पे हमारे सूबेदार बीटी नायर साहब ने जो है संघर्ष किया है और आज जो है एक बहुत बड़ा संगठन जो है भारत को संदेश दे रहा है, नेपाल को संदेश दे रहा है, राजनेताओं तक जो है संदेश है कि असम राइफल्स भी कोई चीज़ है। तो हमारा यही मकसद है कि मतलब हमें डबल कमांड से हटाया जाए, भाई कमांड हो एक ही, काम करें हम आर्मी के साथ, है ना, रूल और हमारा जो हक है मिले असम राइफल्स का। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से देखो, असम राइफल्स आर्मी के अंडर में काम करती है तो इसको आर्मी का भी दर्जा मिलना चाहिए, चाहे हमारी वीर नारी हो, चाहे हमारे सैनिक भाई हो,
सबको इस चीज से जो है लाभान्वित होनी चाहिए इससे। जी, यही समय क्यों चुना गया है? क्योंकि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव इस समय चल रहा है और आप लोग अब संगठित हो रहे हैं, कहीं ये भी दबाव तो नहीं है? नहीं, ये कोई दबाव नहीं है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। ये हमारा जो है हायरिंग 26 अप्रैल को होने जा रहा है, तो इसलिए जो है हम क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से ये हमारी मातृशक्तियां आ रखी है, जिनको हमने आज जो है ये मेंबरशिप दिलवा रहे हैं यहाँ पर। इसमें कोई राजनीतिक कोई एजेंडा नहीं है और ये तो हमारा अपना एक संगठन है असम राइफल्स का, तो हम कभी भी मिल सकते हैं। जब दिल्ली में केजरीवाल के साथ ऐसा हो सकता है ना, तो वहाँ तो सारी जनता है, ये तो मेरी अपनी जनता है, अपना परिवार है, असम राइफल्स परिवार है। जी, चलिए मैं कुछ और क्लियर करना चाहूँगा। भाई साहब यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। सर, जो अभी आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आप लोग कह रहे हैं हम सेना का पूरा कार्य करते हैं, फिर भी सैनिक वाली जो सुविधाएं होती हैं वो हमको नहीं मिल पाती हैं। क्या है ये मामला? मामला ये है कि हमारा सबसे पहले तो ऑल इंडिया एसोसिएशन है जो आरओआ है, और आरओआ के थ्रू हम जो है ड्यूल कमांड के साथ लड़ रहे हैं कि हमको अगर कमांड जो है एक ही आदमी का एक ही डिफेंस करे, इधर डिफेंस ही करे या तो होम मिनिस्ट्री करे। ठीक है, हम दो आदमी कार्रवाई हम पूरी जो है डिफेंस की कर रहे हैं और हमको जो है वेलफेयर जो है वो सीपीओ का दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है और अपने सैनिक भाइयों को हम यहाँ पे जो एक मीटिंग की है, इसको जगाने के लिए कि आप जो है आरओआ के सदस्य लो और जो भी परेशानी है, जो भी आपकी जो है त्रुटियां हैं, डॉक्यूमेंट्स हो कुछ भी पे, तो उसको जो है हमको बताएं, हम उसको जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि जो सुविधाएं हमको मिलनी है वो सुविधाएं हमारे मातृशक्ति वीर नारियों को मिले तथा हमारे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसका जो है फायदा मिले। चलिए कुछ और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा। जैसे अभी तमाम लोग कह रहे हैं आपकी जो मांगे हैं वो आगे चल रही हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर होम मिनिस्ट्री हो, कहाँ तक अभी बात पहुंच पाई है, किन किन बिंदुओं को रखा गया है? सर बात तो दिल्ली हाई कोर्ट में सर बार बार जो है हमको हायरिंग करके डेट चेंज हो रहा है और बहुत पुरानी लड़ाई सर। अब ये आप बोल रहे थे कि अभी इलेक्शन, ये बात कुछ नहीं सर। 2016 से 14 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको बुद्धू बनाया जा रहा है। इस फोर्स को पूरी कमांड जो है आर्मी के सर और वेलफेयर असम राइफल का है। पूरी कमांडर जो है हमारे आर्मी के होते हैं और असम राइफल के एक का दो का होते हैं। और जवानों को जो जीडी के जनरल ड्यूटी के जवान है बहुत परेशानी में है सर, क्योंकि उनको पता नहीं लगता देश में क्या हो रहा है और हमारे घरों में क्या हो रहा है। माताएं बहनें हमको एडवांस में लगा करके, हमारी फौज को एडवांस में लगा कर पूरा म्यांमार बॉर्डर जो है हमारे पास है सर, बर्मा बॉर्डर हमारे पास है और एक भी कैजुअलिटी मतलब ऐसा मतलब जब जहाँ घुसेगा तो बर्मा तक हम पूरा कैप्चर कर दिया। अभी उतना वो नहीं है, नहीं तो हर काउंट बाई पर फायर होता था। उतना कंट्रोल कमांड करके रखा असम राइफल ने सर। और जो है हमारी मांग है कि हमको ड्यूल कमांड से अलग डबल कमांड में नहीं रहना चाहते हम, क्योंकि सौते अगर बार ठीक नहीं होता सब। एक ही कमांडर होने से ठीक रहेगा बोल करके ये लड़ाई है ना। हमको 1 रैंक 1 पेंशन है। जब हम ड्यूल कमांड से अलग होंगे साहब तब हम 1 रैंक 1 पेंशन भी ले सकते हैं। मातृशक्तियों को हमारा ना वो है सर, जैसे ECH काल रहे तो ओनली फैमिली और उसको है हस्बैंड को। आर्मी में बच्चों का भी सबका है सर, वो भी होना चाहिए। कैंटीन फैसिलिटी मिला है जो हमारे सरदार BT नायर साहब हैं, उन्होंने जो है हमको बहुत कुछ मतलब हमारे जितने भी फौज है और इंडिया में सर वर्ल्ड में नंबर 1 है हमारा असम राइफल। मतलब मैं अपने से 42 ईयर्स 7 मंथ सर्विस करके आया हूँ सर और सरदार मेजर ट्रेनिंग सेंटर में करके आया हूँ। बहुत जवानों को ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खड़ा किया हूँ। और जो है मैं मतलब बोलने का लाइजा ऐसा सर, बहुत जोश आता मैं जब हम उग्रवादियों के साथ बहुत मोटिवेट हुआ, बहुत जगह मुझे उड़ा सर। तो क्योंकि सैनिक हैं तो कहीं ना कहीं जोश और जुनून हमारी रग रग में होता है। और यूं ही नहीं, जो ये तमगे हैं, इन तमगों को देख करके सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान आता है कि वास्तव में कितना साहस, कितना शौर्य, कितनी वीरता इन लोगों में भरी होगी। और कारण यही है कि जो ये तमाम तमगे आज छाती पे लगे हुए हैं, ये देश सेवा का ही परिचायक हैं। सर, इतने तमगे लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी न्याय की मांग को लेकर के लड़ रहे हैं। धन्यवाद साहब। हम तो
दोहरी कमांड से हटना चाहते हैं। दूसरा ये तकमे की बात, जो कुछ हमने किया है नौकरी के दौरान, 40 साल नौकरी किया, इसके बावजूद भी हमारे जो आर्मी फैसिलिटी मिलती है वो उसके मुताबिक पेंशन ये मिलते नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर दोहरी कमांड हट जाए, अगर या तो हमको डिफेंस में लिया जाए तो तब जा करके हमारा फायदा होगा। सबसे पहले तो अपना बात करने से पहले वीर नारियां जो हैं उनको बहुत कम पेंशन मिलती है। कम से कम आर्मी वालों का हिसाब बनाने से ये 13,500 रुपया सिर्फ एक विधवा को मिलती है। हमारे को भी पुराने वाले हिसाब से अभी आज के आने वाले पेंशन अलग है। अभी पहले जो हम आए हैं वो बहुत कम है। ये है हमारी खास कर। सर एक सेकंड सर, वॉलंटियर और सबसे ज्यादा असम राइफल के सर सेना मेडल, वीर चक्र, अशोक चक्र और विक्टोरिया चक्र तक हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, 71, 62 और क्या नाम है कारगिल और श्रीलंका तक हमारी फौज ने लड़ाई लड़ी सर। फिर भी हमारे मांगे को आगे मोदी जी तक नहीं पहुंच पाता सर। सरकार ने दबा के रखा है, खुद बोलता बार बार हायरिंग होगा, अगला डेट देता है हमको। तो अब हमको हमारी मांगों को पूरा करने से अच्छा था। तो कह सकते हैं कि आपकी आवाज में शायद रिटायरमेंट के बाद वो जोश नहीं रह गया है कि सरकार सुन नहीं रही है आपकी आवाज। सरकार नहीं सुनने सर। आप अभी भी हमको बुलाए जाए, हम देश के लिए आप जा सकते हैं, हम किसी भी लड़ाई में कभी भी हमको मतलब यूज कर सकता है। मैं एक साहब यहाँ पे भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर मैं वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि वीर, साहस, शौर्य ये तो हमारे जवानों में कूट कूट के भरा है। मैं बात कर रहा था एक कि सेवानिवृत्ति के बाद संभवतः वो जोश नहीं रह गया है, इसीलिए तो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। सबसे पहले साहब का धन्यवाद जो आप हमारे तक पहुंच रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं साहब, आसाम राइफल जो बहुत पुरानी फौज है, 1835 में पैदा हुई है। पहले हमको आर्मी का पूरा बेनिफिट मिलता था 1985 तक, लेकिन कुछ कारणों के वजह से इन्होंने हमको पुलिस में डाल दिया है और उसके बाद हमको सीपीओ में डालने के बाद हमको जो बेनिफिट मिलता था नहीं मिल रहा है। घर आने के बाद देखो कितना वो है आर्मी का। वो हम नहीं वो बोल सकते हैं उनका आर्मी तो आर्मी है, लेकिन फिर भी जो है उनके लेवल में हम लोग काम करते थे। लेकिन आज हमारे को जो है बिल्कुल ही दबाया गया है, जबकि 1985 तक हमारा 500 रुपया बेसी पे कम था। लेकिन 1985 का क्या कारण है जो कि गवर्नमेंट ने हमको यहाँ तक पहुँचाया? ये चीज नहीं होना चाहिए। आर्मी ऑफिसर शुरू से नीचे से लेकर कैप्टन साहब से लेकर जनरल साहब तक हमारी आर्मी ऑफिसर है, लेकिन होने के बावजूद भी हमको जो है फिर आवाज उठानी पड़ रही है या 2 आदमी सिविल के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। आज हम बैंक में जाते हैं तो सिविल में शामिल हो रहे हैं, जबकि वर्दी हमारी वही थी, सब कुछ वही है, खान वही है, पीना वही है, हथियार अम्युनिशन वही है। मॉब में हम लोग भी ट्रेनिंग करते हैं, उन लोग भी मॉब में ट्रेनिंग करते हैं। ये देहरादून में पेटी कोर्स होता है, ये ड्रिल कोर्स होता है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। क्या कमी रहेगी जो हम 1985 के बाद हमको यहाँ डाला गया है? तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, नेता लोगों से, कि हमको भी थोड़ा एक बात हमारी भी सुन लो। सुनने से ठीक था, धरना देना हमारा हक नहीं है, लेकिन नहीं भी देंगे फिर तो जाना पड़ेगा। देखिए आर्मी अफसर दे रहे हैं, आर्मी जवान दे रहे हैं, है ना? तो यही रिक्वेस्ट है। चलिए मैं यहाँ पे पटवाल साहब भी हैं, उनसे भी बात करूंगा। अभी मैं बातचीत कर रहा था तो शुरू में अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम लोग अब तादाद में तकरीबन 40,000 हो चुके हैं। अब संगठन के माध्यम से क्या दबाव बनाया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं, जो आपने हमारे इस भूले बिसरे, क्योंकि गवर्नमेंट हमको भूले बिसरे में डाल रही है, लेकिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा विश्वास है हम होंगे कामयाब एक दिन। जो हमको पीछे किया जा रहा है, क्योंकि हियरिंग डेट जो है बदल, जैसे ही हमारा कामयाब होने की नौबत है तब तक जो है कोर्ट केस का वकील बदली हो जा रहा है। अभी हियरिंग होना था हमारा 26 तारीख को, और जो है कोर्ट केस में जो है वकील बदली हो गया। इसका मतलब कुछ राजनीतिक दबाव वहाँ भी है। तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि हम जो है ड्यूअल कमांड से
ड्यूअल कमांड नहीं चाहिए हमको, हम ड्यूअल कमांड से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि तभी हमको जो है हक मिल पाएगा। हमारे बच्चे, हमारी वीर नारियां, अरुणाचल, मिजोरम, ये पूरा एरिया हमारा है, वहां पर एक उग्रवाद तक अंदर नहीं हो सकता। अगर आसाम राइफल वहां पर नहीं होती तो शायद आपने सुना नागालैंड के उग्रवादी, आसाम के बोडो, पीएलए, ये तो हमारा तो जो है हम लोगों ने जब वहां पर कमांड किया हुआ है, और हमारे उससे पूर्वोत्तर सीमा, आसाम राइफल की पूर्वोत्तर सीमा, पूरत की रक्षा हम करते, किसी से हम नहीं डरते। तो हम पूरत के प्रहरी भी हैं, लेकिन फिर भी हमको जो है पीछे किया जा रहा है। तो सरकार से, आपके माध्यम से हम सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि हमारा जो होंगे कामयाब में जो है हमको जो है आगे बढ़ने दिया जाए और हमको ड्यूअल कमांड से अलग किया जाए। धन्यवाद। फ्रेंड्स